सिंध पुलिस मुसलसल सुप्रीम कोर्ट की तनकीद का निशाना बन रही है। ना सिंध पुलिस बदल रही है, ना ही सिंध हुकूमत इसे बदलने को तैयार है। कुछ लोहा खोटा है, कुछ लोहार भी खोटा है। कराची पुलिस में साबिक फौजियों को भर्ती करने का तजर्बा ज्यादा कामयाब नहीं रहा। बेशतर अहलकार अपनी असल ड्यूटी पर मौजूद ही नहीं। आज मुजफ्फराबाद में झंडा लगाने के मामले पर दो सियासी जमातों के तसादुम में फायरिंग से एक और सियासी कारकुन हलाक हो गया। आजाद कश्मीर में इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश खूनी तसादुम में बदल रही है। फ्रांस में ट्रक के जरिए सड़क पर लोगों को कुचल देने का दहशतगर्दी का वाकया दुनिया को रुला गया। सड़कों पर जगह जगह लाशें, बच्चे खामोश हुए, उनके खिलौने लावारिस हो गए। लेकिन साथ ही ये वाकया खबरदार भी कर गया कि हमलावर दहशतगर्दी के अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहजेब खानजादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेजबानी मैं कर रहा हूं। प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम बात करेंगे सिंध पुलिस की, जो कि मुसलसल आला अदलिया की तनकीद की जद में है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस सज्जाद अली शाह के बेटे बैरिस्टर अवैस अली शाह का अगवा, मारूफ कवाल अमजद साबरी का कत्ल सिंध पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है और अब तक सिंध पुलिस इस चैलेंज को पूरा करने में नाकाम दिखाई दे रही है। पुलिस पर तनकीद हो रही है, हर जगह से तनकीद की जा रही है। 2011 से कराची बेअमनी केस की समाअत के दौरान पुलिस को आला अदलिया की तनकीद का मुसलसल सामना है और अब अवैस शाह केस पर भी पुलिस को सख्त रिमार्क्स का सामना करना पड़ा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी सिंध पुलिस पर कड़ी तनकीद की है। कराची रजिस्ट्री में कराची बेअमनी अमल दरामद केस और अवैस अली शाह अगवा केस की समाअत में आला अदलिया के सख्त रिमार्क्स सामने आए। सिंध पुलिस में छुपी खामियां एक बार फिर से खुल कर सामने आई हैं। अदालत ने अवैस शाह अगवा केस की समाअत के दौरान आईजी सिंध एडी ख्वाजा से सवाल पूछा, अवैस शाह को अगवा हुए 25 दिन हो गए, पुलिस क्या कर रही है। साथ ही जब अदालत ने आईजी सिंध से मददगार 15 सर्विस पर बात की तो आईजी खामोश रहे। फिर अदालत ने पूछा कि कितने लोगों के बयानात कलमबंद हुए, इस पर भी आईजी सिंध खामोश ही रहे। मगर जब अदालत ने पूछा कि मददगार 15 का कॉल रिकॉर्ड क्यों नहीं निकाला गया, जवाब में आईजी सिंध ने इंकशाफ किया कि वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम कई माह से खराब है। अदालत ने एक एनजीओ की मिसाल देते हुए कहा कि उनके पास अपने कॉल सेंटर का रिकॉर्ड होता है मगर सरकार की कोई चीज ठीक नहीं। यानी कराची पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर कौन कॉल करता है, कौन शिकायत सुनता है, क्या शिकायत होती है, पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड ही नहीं है और ये रिकॉर्ड गुज़श्ता 1 बरस से नहीं है। अहम मामला है, सिंध पुलिस का बुरा हाल है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में अवैस शाह अगवा केस में गफलत बरतने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की भी बात हुई है। सिंध पुलिस कड़े इम्तिहान से गुजर रही है। आईजी सिंध एडी ख्वाजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। एडी ख्वाजा साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। 12 मार्च को आती है सिंध पुलिस में नया आईजी आ जाता है, उसका नाम है एडी ख्वाजा। ये समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी उन पर अमल होगा, सिंध पुलिस सही रास्ते पर चलेगी और तब्दीली आएगी। लेकिन पुलिस, सिंध की पुलिस, उसके मसाइल तो वहीं के वहीं खड़े हैं। एडी ख्वाजा साहब, देखिए जुनैद, बहुत कुछ तब्दील हो गया है। उसके बाद पुलिस में अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस आई है। न सिर्फ ये कि तैनातियों में, प्रोक्योरमेंट में और ओवरऑल पॉलिसीज में एक मुकम्मल तरीके से चेंज है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक है, लॉ एंड ऑर्डर कराची का अगर आप कंपेयर करें पिछले सालों से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स जरूर हुए हैं, मकसद है कि और वो इतना बड़ा शहर है, हमें इतने बड़े चैलेंजेस हैं मुल्क को, जिसमें कि टेररिज्म का चैलेंज है, टारगेट किलिंग के चैलेंजेस हैं। कराची इट्स नॉट अ सिटी और अ टाउन, आई वुड से इट इज मच बिगर देन द मेनी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो मेरा ख्याल है कि ये एक्सपेक्ट करना कि ओवरनाइट चीजें तब्दील हो जाएंगी, मेरे ख्याल है कि चीजों को की डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए, चीजें इंशाल्लाह जरूर ठीक हो जाएंगी। ख्वाजा साहब, आप जैसा अच्छी शोहरत रखने वाला आईजी सिंध अगर इन कामयाबियों का जिक्र कर रहा है और इन कामयाबियों में हकीकत होती तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी खुश ना होती बरहम होने के बजाय पुलिस से? सुप्रीम कोर्ट का माशाल्लाह लार्जर बेंच था यहाँ पर
और उन्होंने हमारी जितनी भी लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज पे हमारे कंटेंशन थे उन सबको एक्सेप्ट किया है, उसको किसी के ऊपर उन्होंने नाराजगी का इजहार नहीं किया। ये बात जरूर है कि देखें, एक इशू है कि चीफ जस्टिस साहब के बेटे किडनैप हुए हैं और उनकी जब तक रिकवरी नहीं होती तो एज ए इंस्टीट्यूशन सब जगह एक कंसर्न जरूर है, और वो सुप्रीम कोर्ट को भी है, हमें भी है, और पाकिस्तान के हर शहरी को है इस बात पर। आईजी साहब, जो रिपोर्ट पुलिस की तरफ से जमा हुई उसमें कहा गया है कि जीपीएस लोकेटर पुलिस के पास नहीं है, बीइंग रिक्वेस्टेड, नादरा के डेटा तक एक्सेस नहीं है, बीइंग रिक्वेस्टेड, डीएसएल का मसला है, 15 की वायरलेस की स्टोरी जो आई है वो तो उस पर सभी हैरान है कि उसका रिकॉर्ड ही नहीं आप लोग रख रहे। तो ये बातें सुन के तो लग रहा है कि पुलिस सिंध की अल्लाह तवक्कल चल रही है सर। देखिए जुनैद साहब, ये कुछ पॉलिसी इश्यूज हैं जिनके ऊपर जाहिर बात है कि उनको सिर्फ कुछ सिंध पुलिस का ये मसला नहीं है। अगर जियो फेंसिंग है, लोकेटर्स हैं, फैमिली ट्री के ऊपर एक्सेस है, नादरा के रिकॉर्ड के ऊपर एक्सेस है, ये इश्यूज जो है वो एक जिसे कहते हैं जामे तौर पर पूरे मुल्क के इश्यूज हैं, तमाम सूबों की पुलिस के प्रॉब्लम्स हैं, और हम समझते हैं कि उन इश्यूज को रिजॉल्व होना चाहिए। और पुलिस एज अ प्राइम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, ये पुलिस के का हक है कि पुलिस को उन चीजों के ऊपर एक्सेस होना चाहिए। सर, मसाइल को तस्लीम करते हैं, लेकिन सवाल इसलिए उठता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा तो सबसे पहले पुलिस की तरफ देखा जाता है। अब जब इस तरह की गलतफहमियां जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि पॉलिसी मसाइल हैं, लेकिन ये तो कोई मामूली बात नहीं है कि 15 पे जो कॉल की गई और अवैस शाह का जब होता है तो उसमें पता लगा है कि बहुत घंटों तक तो पुलिस एहलकारों ने आपको आगाह ही नहीं किया था। तो सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात बताई गई, तो ये तो बहुत ही ज्यादा तशवीश की बात है। देखिए 15 कॉल सेंटर का जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो खराब था, उसका डाटा कोई ऐसा मसला नहीं है। 15 सेंटर इस वक्त भी काम कर रहा है और उसको फंक्शनल है, लेकिन उसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्योंकि उसमें इस वक्त इंक्वायरी ये हो रही है कि जिस कॉल ऑपरेटर ने वो कॉल रिसीव की थी वो उन्होंने मनोवन क्यों नहीं पहुंचाई अपने अथॉरिटीज को, या उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। तो उस हवाले से हमने ये कहा था कि जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो उसकी अवेलेबल नहीं है या वो खराब है। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए एक बाकायदा इंक्वायरी भी हो रही है। ख्वाजा साहब, जिन सहूलियात की कमी का पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में इजहार किया है, रिपोर्ट में कहा है, अगर आप कह रहे हैं कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, पिछले चंद माह से तब्दीली आ गई, तो फिर ये सारा अमल इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों है? देखिए, मैं अर्ज किया कि कुछ जो हैं वो पॉलिसी इश्यूज हैं, जिसमें जियो फेंसिंग और फैमिली ट्री और नादरा के इश्यूज हैं। नहीं सर, फंड्स नहीं है ये वजह है, पैसे नहीं है सिंध पुलिस के पास क्या? नहीं, इन देखिए, जिन चीजों में मैं आपको कह रहा हूँ पॉलिसी इश्यूज हैं, उनमें फंड्स के मसाइल नहीं हैं। उसमें पॉलिसी डिसीजंस होना है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। जो चीजें फंड्स के लिए खराब हैं या जिनमें प्रॉब्लम्स हैं, वो जिस तरह हम कहते हैं कि सर्विलेंस कैमरास को अपग्रेड करना है, एक्सपेंड करना है, हमारे जितने भी सर्विस लेवल के एग्रीमेंट्स हैं आईटी प्रोजेक्ट्स के, पुलिस के, वो होने हैं। मैंने आपको अर्ज किया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसके लिए फंड्स इस साल बजट में रखे हैं और हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में उनको अप कर देंगे। लेकिन मैं अर्ज यही कर रहा हूँ कि इसको ठेकों को अवॉर्ड करने में, प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये एक दिन में नहीं हम अवॉर्ड कर सकते। अल्लाह ख्वाजा साहब, इसलिए सवाल उठ रहा है कि अगर आप पॉलिसी के बदलने का वेट कर रहे हैं, तो अगर पुलिस के पास जो फंड्स होते 120 करोड़ की करप्शन ना हुई होती, जिसका आप इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि आप आईजी बनने से पहले खुद उसकी तहकीकात कर रहे थे कि वो करप्शन हुई है, उस पर अब आगे एक्शन होता। अगर वो पैसे करप्शन की नजर ना हुए तो शायद पुलिस की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती। इसीलिए अब केसेस में भी शायद सुस्त रवि इसीलिए आ रही है। 2 बड़े केसेस हुए, अमजद साबरी का कत्ल हुआ, चीफ जस्टिस सिंह हाईकोर्ट के बेटे का अगवा हुआ। इसमें तो लग रहा है कि पुलिस अभी तक क्लूलेस है, कुछ उसको पता नहीं लग रहा कि क्या करना है। जुनैद, देखें, ये तो आप कह रहे हैं कि क्लूलेस है ना। अब बात यह है कि इन्वेस्टिगेशंस को हम मीडिया पे और टीवी पे आके डिस्कस नहीं कर सकते। इस पे जितनी भी पेशरफ्त हो रही है और जिस तरीके से पेशरफ्त हो रही है, उस पर कम से कम मैं मुतमईन हूँ कि हमारे ऑफिसर्स उस पर काम कर रहे हैं और ठीक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। चलिए सर, वाकई अगर हम आपकी बात तस्लीम करते, क्लूलेस ना होती तो फिर जजेस का इजलास ना होता, वो इतने आदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार ना करते, सदर वज़ीर आज़म से ना कहते कि वो इन वाक़यात को नोटिस लें। आप इस लाड़काना
राना के वाक़े पे हमें बता दें कि उसमें पुलिस कहाँ खड़ी है? पुलिस रेंजर्स के साथ है या फिर रेंजर्स और सिंध हुकूमत के बीच में कहीं फंस गई है पुलिस? देखिए, मेरा ख्याल है कि आपको किसी ने गलत इत्तला दी है कि उनके घर का मुआसरा हुआ होगा। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है और नहीं, मैंने खुद शाम को बात की है और ऐसा कोई इशू नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये इशू जरूर हुआ था और जिसमें वो असद खरल के अरेस्ट के हवाले से, लेकिन हम तो एज पुलिस एज इंस्टीट्यूशन कोशिश कर रही है कि सब चीजों को एक कानूनी तनाजुर में मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़े। अहम मामला हो गया है। एडी ख्वाजा साहब, ये आपका वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल से इस मामले पर राब्ता है क्या? जी, मैं राब्ते में हूँ बिल्कुल उनके। बहुत शुक्रिया एडी ख्वाजा, आईजी सिंध पुलिस। बात कर प्रोग्राम में तनकीद अपनी जगह, मगर इससे कोई इनकार नहीं कर रहा कि सिंध पुलिस के मसाइल हैं। सियासी दबाव, काम में रुकावटें और वसाइल में कमी, इन सब के साथ पुलिस को जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करनी होती हैं। मगर 15 जुलाई 2011 को सिंध हुकूमत पुलिस एक्ट 2011 ले आई, जिसके तहत परवेज मुशर्रफ दौर में लाए गए पुलिस ऑर्डर 2002 को खत्म करके एक बार फिर से पुलिस एक्ट 1861 को बहाल कर दिया गया। साबिक पुलिस अफसरान का कहना है कि इस एक्ट के बाद पुलिस एक बार फिर से सिंध पुलिस सियासी अशराफिया के जेर असर चली गई है। और इसी हवाले से साबिक आईजी सिंध शुएब सडल ने भी सुप्रीम कोर्ट में पुलिस एक्ट 2011 को चैलेंज किया और वो भी कराची बेअमनी केस का हिस्सा बने। इस वक्त हमारे साथ साबिक पुलिस अफसर शुएब सडल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी उस सरबराह रहे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस पर बात करते हैं और उनसे हम बात करेंगे बिल्कुल कि उनका मौक़िफ़ क्या है और वो इस केस के अंदर जो पेशरफ्त हो रही है और पुलिस की जो पोजीशन है। एक ब्रेक के बाद वो हमारे साथ होंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम के आगाज में जिस तरह हमने बात की पुलिस की हालत की और फिर आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई कराची बेअमनी केस में और पुलिस से मुतालिक जो सवालात उठाए गए, उसी पर शुएब सडल साहब से हम बात करेंगे। पुलिस में भी रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी रहे हैं और वो जो सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त गुजार हैं उनमें से एक हैं। शुएब सडल साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। वो हालत आप भी देख रहे हैं पुलिस की जो सुप्रीम कोर्ट को नजर आ रही है, जो हमें नजर आ रही है, इसीलिए आप इसके दरखास्त का हिस्सा बने। तो वजह क्या है? 2011 का एक्ट जिससे 1861 का एक्ट बहाल किया गया, वो मसाइल की जड़ है पुलिस के मसाइल में? सुप्रीम कोर्ट वेदर वो कराची बदअमनी केस है या पिछले साल एक केस था उधर हैदर अली वर्सेस DPO चकवाल, या इस तरह के कुछ और केसेस भी हैं, तो उनमें रिपीटेडली ये ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं कि जी पुलिस फोर्स जो है वो हाईली डीपोलिटिसाइज्ड है, डिलेज बहुत ज़्यादा होती हैं और पूरा सिस्टम जो है वो एक क्राइसिस की सूरत इख्तियार कर गया है। तो ये सारी चीज़ों का जवाब जो है वो काफ़ी हद तक पुलिस ऑर्डर में मौजूद है। शुएब साहब, 2002 का जो पुलिस ऑर्डर लाया गया था वो सब सूबों ने तब्दील कर दिया या सिर्फ सिंध ने? जी, पुलिस ऑर्डर जो 2002 है वो पंजाब में बदस्तूर वो नाफिज है, इसी तरह वो KP में भी नाफिज है। शुएब साहब, आप सीनियर पोजीशन पर रहे पुलिस में और जिस तरह के मसाइल अब सामने आ रहे हैं कि वायरलेस कॉल का डेटा मॉनिटर नहीं हो रहा, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है और तस्लीम भी किया जा रहा है अदालत में, ये फिर GPS लोकेटर नहीं है, ना तरह के डेटा तक रसाई का मसला पुलिस को दरपेश है, ऊपर से सोने पे सुहागा कहें या अलमिया कहें कि 120 करोड़ रुपए की करप्शन भी पुलिस में हो गई है, तो आपको लगता है कि ये एक्ट का सिर्फ मसला है जिसके तब्दील या ठीक होने से पुलिस ठीक हो जाएगी? आप जो कह रहे हैं ना कि इनके पास वो लोकेटर्स नहीं हैं, GSM लोकेटर्स, और ये देखें ना, वसाइल की बात है कि आपको अपनी पुलिस फोर्स में इन्वेस्ट करना है और उनके जो अननेसेसरी उनके काम में इंटरफेरेंस है उस सारी को बंद करना है। तो इसके लिए हमने ये जो 16 रिटायर्ड ऑफिसर्स का ग्रुप जो है, प्योरली उन्होंने फ्रॉम पब्लिक इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, किसी की और कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसमें हम पार्टी बनते हैं। तो आज हमने वो जो हमारी एप्लीकेशन थी उधर सुप्रीम कोर्ट का, उस पर जो व्यू था वो ये था कि ये आप इस केस में जो कि कराची बदअमनी केस है, इसमें चूँकि और इश्यूज़ हैं और ये एक साइड इशू के तौर पे चीज़ आ जाएगी कि यहाँ जो लॉ चेंज हुआ है उसकी वायरीज जो है उनको चेक किया जाए, तो लिहाजा आप इसके लिए एक सेपरेट जो
पिटीशन है वो फाइल करें। तो हमने कहा बिल्कुल हम सेपरेट पिटीशन फाइल कर रहे हैं। शुएब साहब, आपका ये मौक़िफ़ के ये गुलामी के दौर का एक्ट है जो चल रहा है और ये एक आज़ाद मुल्क है, उसमें ये निज़ाम नहीं होना चाहिए पुलिस इनको चलाने के लिए, तो सर वजह क्या नज़र आती है फिर आपको? हु इज़ द कल्प्रिट? गवर्नमेंट है, पॉलिटिशियंस हैं या फिर पुलिस इटसेल्फ? नहीं, असल में सारे ही हैं हम। गवर्नमेंट का जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरिटेंडेंट्स की ओवर द पुलिस, वो उसका मतलब ये लिया जाता है कि पुलिस ऑपरेशनल मैटर्स में गवर्नमेंट की मतहत है, जबकि ये दुनिया में कहीं भी नहीं है। सुपरिटेंडेंट्स को हमने इस पुलिस ऑर्डर 2002 में डिफ़ाइन किया था कि सुपरिटेंडेंट्स मीन्स प्रोवाइडिंग एडिक्वेट रिसोर्सेज and ensuring that the police acts in accordance with law। तो ये है सुपरिटेंडेंट्स का मतलब। ये नहीं है कि जी आपने भर्तियों में इंटरफेयर करना है और पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स रोज़ इधर उधर करनी है और SHO जो है उसकी एवरेज टेन्योर 3 महीने से ज़्यादा नहीं। ये कभी सुना ही नहीं था। मतलब लोग 3-3 साल आराम से एक जगह काम करते थे, वो कुछ ना कुछ डिलीवर भी करते थे। शुएब साहब, ये मान लिया जाए कि सियासतदान, सिंध हुकूमत चाहती होगी उसका पुलिस पे सियासी कंट्रोल रहे, इसलिए वो इस एक्ट को बरकरार रख रही है, लेकिन अगर अदालत फैसला करेगी और अदालत फैसला कर देती है कि पुलिस ऑर्डर 2002 बहाल हो जाए, तो फिर ये सियासी दबाव से तो आज़ाद हो जाएगी पुलिस, लेकिन क्या करप्शन से भी पाक हो जाएगी इस तरह? शुएब सडल ये कह रहे थे कि बहुत ही अहम मामला है कि पुलिस को सियासी कंट्रोल से आज़ाद किया जा सके, क्योंकि इस तरह फिर पुलिसिंग नहीं हो सकती। और इस वक्त जो 2011 का एक्ट है जो 1861 के पुलिस के निज़ाम को बहाल करने के लिए लाया गया था, वो इसलिए है, वो उस वक्त का है जब गुलामी का दौर था और किसी और मकसद के लिए पुलिस को इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अब वो दौर नहीं है। और इसलिए सबसे अहम बात यह है कि पुलिस ऑर्डर 2002 उसको बहाल किया जाए ताकि पुलिस सियासी दबाव से आज़ाद हो सके, और फिर जब उसका सिस्टम बेहतर होगा तो उसमें से करप्शन भी ख़त्म हो सकती है और उसको फंड्स की फरहमी शफाफ तरीके से होगी, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल और जो सहूलियात के मसाइल हैं सिंध पुलिस के, वो भी ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन ख़राबी की जिम्मेदारी सिर्फ सिंध पुलिस पर ही नहीं है, सिंध हुकूमत भी बराबर की जिम्मेदार है। खोट सिर्फ लोहे में नहीं है, खोट लोहार में भी है। सिंध हुकूमत जब तक नहीं बदलेगी, सिंध पुलिस के हालात भी नहीं बदलेंगे। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट सिंध पुलिस पर बरसी, मगर सिंध हुकूमत को परवाह तक नहीं है। गुज़श्ता दिनों रोजनामा डॉन में साबिक पुलिस अफसर मोहम्मद अली नेकुकारा का एक मजमून शाया हुआ, जिसमें उन्होंने चौंका देने वाले आदाद शुमार पेश किए। मोहम्मद अली नेकुकारा ने लिखा कि सिंध पुलिस को फराहम किए जाने वाले वसाइल ना होने के बराबर है, हत्ता कि मुल्क के दीगर सूबों के मुकाबले में भी कम है। सिंध में एक अंदाजे के मुताबिक आबादी 4 करोड़ 60 लाख है, जबकि सिंध पुलिस का बजट 74 अरब रुपए है, यानी एक शहरी पर सालाना 1700 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बल्कि ये रकम भी पूरी तरह से शहरियों पर खर्च नहीं होती, बल्कि सिक्योरिटी का ज्यादा हिस्सा VIPs ले जाते हैं। और इसी तरह सिंध पुलिस के बजट का सिर्फ 8.2% पुलिस एहलकारों की तरबियत के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 8.8% और पंजाब पुलिस के लिए 2.1% मुख्तस किए गए, जबकि दुनिया भर में पुलिस एहलकारों की तरबियत पर 7 से 10% बजट का खर्च किया जाता है। तमाम तर खतरात के बावजूद सिंध पुलिस ने गुज़श्ता साल अपने बजट में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ 1% सर्व किया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा ने 3.2% और पंजाब पुलिस ने 4.6% मुख्तस किए। इसी तरह सिंध पुलिस को पेट्रोल की फराहमी भी दीगर सूबों के मुकाबले में बहुत ही कम है। सिंध के शहरी इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए पुलिस को 7 लीटर, जबकि देही इलाकों में 12 लीटर पेट्रोल रोजाना दिया जाता है, जबकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को रोजाना 15 से 20 लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर हमेशा सवाल उठते रहे। खुद पुलिस को भी कई शिकायत हैं। कुछ दिन पहले IG सिंध AD ख्वाजा ने इंकशाफ किया कि मुरम्मत ना होने की वजह से सिंध पुलिस के 80% कैमराज नाकारा हो चुके हैं। कराची के शहर में इस वक्त 2000 से ज़ायद कैमराज लगे हुए हैं। पुलिस के कैमराज हैं वो तकरीबन 20% चल रहे हैं, 80% नहीं चल रहे। 2010 से लेके 2016 तक इन कैमराज की मेंटेनेंस और एग्रीमेंट के लिए कोई भी प्रोविजनिंग नहीं रखी गई थी, जिसकी वजह से ये कैमराज चलते चलते बंद हो गए। सिंध पुलिस की कारकर्दगी एक तरफ, सिंध पुलिस के फराहम किए जाने वाले वसाइल भी ना होने के बराबर हैं। सिंध पुलिस के पास वसाइल नहीं है। यह भी हकीकत है कि सिंध पुलिस के पास जो वसाइल होते हैं उनका इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से नहीं हो रहा।
बजट का बड़ा हिस्सा नाअहली, सुस्ती और करप्शन की नजर हो जाता है। ये एक और अलमिया है। हमने आपको नैब इंक्वायरी की रिपोर्ट, उसकी जो तफसील सामने आई है वो कल बताई थी। किस तरह जाली कंपनीज बनाकर पुलिस में गड़बड़ की जाती है, किस तरह जाली बिल बनाकर बजट को नुकसान पहुंचाया जाता है और ठेके बिल्कुल पुलिस में मेरिट पर नहीं दिए जाते, ऐसी कंपनीज को दिए जाते हैं जिनका वजूद सिर्फ कागजों में है और पुलिस में लूट मार के लिए बाकायदा गैंग बने हुए। नैब की जो रिपोर्ट है वो चंद पुलिस अफसरान का जिक्र नहीं कर रही, बल्कि वो ये कह रही है कि एक बाकायदा कार्टेल है सिंध पुलिस में जो करप्शन इस तरह से कर रहा है। सिंध पुलिस जिसके पास पहले ही वसाइल की कमी है, 120 करोड़ रुपए की करप्शन सामने आई है और सिंध पुलिस के मालियाती निज़ाम पर सवालात उठ रहे हैं। लेकिन कुछ तफसीलात इससे भी ज़्यादा होशरुबा हैं। बजट का मसला है तो पैसे दे दिए जाएं, लेकिन करप्शन निकल आती है। अगर एहलकारों की तादाद का मसला है तो उसको भी हल इस तरह से किया जा सकता है कि ज़्यादा भर्तियां की जाएं और पुलिस में अमले की, पुलिस एहलकारों की तादाद में जो कमी है उसको हल किया जा सके। लेकिन एक और बहुत ही अहम बड़ी खबर यह है कि सिंध पुलिस में बेहतरी के लिए जो इकदाम किए गए उनका फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो नाकाम हो चुके हैं। मगर इन इकदाम को फिर से दोहराया जाता है। सिंध पुलिस में नफरी की कमी है और ये कम नफरी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय कुछ और ही कर रही है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक आपको बताएं, कराची पुलिस की कुल नफरी 32,749 है और कराची में 111 थाने और पुलिस चौकियां हैं, जिनमें मंजूर शुदा पुलिस की नफरी 12,618 है। मगर सिर्फ 8,746 एहलकार इन थानों और चौकियों में तैनात हैं और ये एहलकार 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट पर काम करते हैं। यानी एक वक्त में सिर्फ 4,373 एहलकार 2 करोड़ की आबादी का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। एक पुलिस एहलकार को 4,573 शहरियों की हिफाजत करनी होती है। ये है वो सूरत हाल जिसका कराची पुलिस को सामना है। मगर हम आपको याद दिलाते चले कि सिंध पुलिस में एक बार फिर से साबिक फौजी एहलकारों को पुलिस में भर्ती करने का फैसला किया गया है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे बैरिस्टर अवैस अली शाह के अगवा और अमजद सादरी के कत्ल के बाद कराची में 26 जून को आर्मी चीफ, DGISI, विफाकी वजीर दाखिला, कोर कमांडर कराची, गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध और वजीर दाखिला सिंध शरीक हुए और इस अहम इजलास में सिंध में फैसला क्या हुआ कि एक बार फिर से 2000 साबिक फौजी एहलकारों को भर्ती कर दिया जाए। फैसला किया गया कि पुलिस की जब तक कैपेसिटी बिल्डिंग बड़े मौसर अंदाज से कराची में और बहुत जल्दी नहीं होगी, जो समरात हैं कराची ऑपरेशन के वो परमानेंट नहीं हो। 2000 एक्स सर्विसमैन जिसमें वो तादाद पूरी करने में सूबह सिंध को मुश्किलात पैदा हो रही थी, तो ये फैसला यही हुआ कि उसमें GHQ मिलिट्री ऑपरेशंस उनकी मदद करेंगे ताकि वो तादाद 2000 तक पहुंचे। जो 20,000 बाकी रिक्रूटमेंट का फैसला था उसमें यह फैसला किया गया कि इसकी रिक्रूटमेंट में आर्मी मावनत करे ताकि रिक्रूटमेंट आला मयार की हो। कराची में अमन अमान के कयाम के लिए इससे पहले भी साबिका फौजी भर्ती किए गए। आज से 3 साल पहले अगस्त 2013 में साबिका फौजी भर्ती करने का फैसला किया गया और इस फैसले के बाद अप्रैल 2014 में 1200 साबिक फौजी एहलकार कराची पुलिस में भर्ती किए गए। फिर कुछ अरसे बाद मजीद 800 साबिका फौजी भी कराची पुलिस का हिस्सा बना दिए गए। 2000 साबिक फौजी एहलकार कराची पुलिस में शामिल हो गए और इन तमाम एहलकारों की भर्ती सिर्फ कराची के लिए की गई और ये कहा गया कि ये एहलकार कराची में अमन अमान के कयाम में मदद देंगे, कराची में टारगेट किलिंग रोकने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लेंगे। मगर अब कुछ एहलकारों को कराची से बाहर तबादला कर दिया गया है। इस पर एडिशनल IG कराची ने IG सिंध को खत लिखकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। अहम बात यह है कि ये एहलकार सिक्योरिटी और आपके कयाम के बजाय कुछ और ही काम कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा ख़ुसूसी सैयद आरिफीन से। आरिफीन, इतनी बड़ी तादाद में साबिक फौजी एहलकारों को भर्ती किया गया पुलिस के लिए, तो वो पुलिस एहलकार क्या कर रहे हैं जो अब हुकूमत ने फैसला किया कि मजीद साबिक फौजी एहलकारों को भर्ती किया जाए? और ख़त जो लिखा गया था एडिशनल IG की तरफ से, उसमें क्या कहा था उन्होंने? जी जुनेद, जो ख़त लिखा गया था एडिशनल IG कराची मुश्ताक महर की जानिब से IG सिंध को 1 अप्रैल 2016 को लिखा गया था और इस ख़त में कहा गया था कि कुछ एहलकारों का तबादला अंदरून सिंध कर दिया गया। ये पॉलिसी के ख़िलाफ़ है क्योंकि तमाम 2000 एहलकार जो थे वो सिर्फ कराची में फ़राइज़ अंजाम देने के लिए भर्ती किए गए थे। ये तमाम एहलकार परमानेंट बेसिस पे
इनको भर्ती किया गया था। इस खत में एडिशनल आईजी की जानिब से ये एक तरीके का शिकवा भी किया गया कि जब उनके देखा देखी उनके दीगर जो साथी हैं वो भी अब दबाव डाल रहे हैं कि उनका तबादला भी अंदरून सिंध कर दिया जाए, क्योंकि बेशतर जो साबका फ़ौजी एहलकार थे उनका ताल्लुक अंदरून सिंध से था, इसलिए वो अपने आबाई इलाकों के अंदर जाना चाहते हैं। जब हमने मालूमात इकट्ठी की तो उसके मुताबिक तकरीबन 137 एहलकार ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कराची पुलिस से अपना ट्रांसफ़र अंदरून सिंध करा लिया है। इस खत के अंदर एडिशनल आईजी ने यह भी कहा था कि जिनका तबादला कर दिया गया है उनको वापस उनके तबादले को रिमूव किया जाए और उनको वापस कराची लाया जाए। तमाम ऐसा नहीं हुआ अभी तक। जो कराची में इस वक्त एहलकार हैं जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं उनकी तादाद 1259 है। उसके मुताबिक 671 जो पुलिस एहलकार हैं वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट साउथ जोन में अपने फ़राइज़ अंजाम देने, जबकि जो 495 पुलिस साबका फ़ौजी एहलकार हैं वो वेस्ट जोन में, जबकि 93 साबका फ़ौजी एहलकार वो ईस्ट जोन में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इनमें से 604 एहलकार ऐसे हैं जिनके बारे में कराची पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कहाँ पे हैं। जब हमने मालूमात इकट्ठी की है तो उसके मुताबिक जो ख़तरनाक बात सामने आई, तशवीशनाक बात सामने आई है, उसके मुताबिक बाज़ पुलिस एहलकार जो हैं वो VIP ड्यूटीज़ पे तैनात हैं, जबकि इसके अलावा जो कुछ एहलकार, बाज़ एहलकार जो हैं वो पुलिस अफसरान के घरों पे हैं और वो वहाँ पे गार्ड और बतौर बावर्ची अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो आरफीन, ये तो वो सूबा है, वो मुल्क है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है, उससे लड़ने के लिए पुलिस को इक्विप करने के लिए इकदाम किए गए। तो ये तो बहुत ही हैरान कुन, होश उड़ा देने वाली तफसील है कि गार्ड और बावर्ची के तौर पर उन साबिक फौजी एहलकारों को जिनको पुलिस में शामिल किया गया इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये नए जो एहलकार होंगे उनका क्या होगा फिर? जी, जो दीगर एहलकार हैं जो मेरी इस हवाले से मुख्तलिफ जो साबका पुलिस अफसरान से बातचीत, उनका ये कहना है कि इन जो 2000 एहलकारों को भर्ती किया गया इनको कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया जाना चाहिए था, हम इनको परमानेंट बेसिस पे किया गया। इसके साथ साथ जो दीगर इसी दौरान फ्रेश अपॉइंटमेंट की जानी थी, यंग ब्लड आना चाहिए था, जिनकी उम्र 20 साल से 25 साल के दौरान होनी चाहिए था, उनका मोटिवेशनल लेवल कुछ और ज़्यादा होता, जिस दौरान वो अपनी तरबियत कंप्लीट करते और उन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज जो कोई भर्ती किया गए थे साबका फौजी, उनको रिटायर कर देना चाहिए था या उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना चाहिए था, और जो फ्रेश ब्लड था उनको कराची पुलिस का हिस्सा बनाना चाहिए था, ताकि इससे अफरादी क़ुव्वत का जो कमी का सामना है वो पूरा किया जा सकता। बहुत शुक्रिया सैयद आरफीन आपका। अब आप अंदाज़ा कि जो पुलिस में एहलकार इसलिए भर्ती किए गए थे कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग जारी है, जो पुलिस के इक़दाम हैं उसमें मावनत करेंगे, जराइम पेशा अफराद को पकड़ने में मदद करेंगे, टारगेट किलिंग को रोकने के लिए जो इक़दाम होंगे उसमें उनकी मदद ली जाएगी। और ये सिर्फ कराची के लिए भर्ती किए गए थे, वो कराची से बाहर तैनात कर दिए गए। और उससे भी ज़्यादा बड़ी अफसोस की बात ये कि वो एहलकार अफसरों के घर ड्यूटियाँ कर रहे हैं, और ड्यूटी भी इस तरह की कि कोई बावर। प्रोग्राम में अब बात लॉर्ड्स टेस्ट की, जहां आज पाकिस्तानी टीम की पहली इनिंग्स 339 रन पर खत्म हो गई। कप्तान मिसबाह उल हक की लॉर्ड्स में पहली सेंचुरी की इनिंग्स 114 रन पर रुकी, जिसके बाद इंग्लिश टीम की इनिंग्स दूसरे दिन के अख्ताम पर 7 विकेट के नुकसान पर 253 के दिन है। इस बाकी दिन इस टेस्ट मैच के वो भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सियासी मंजरनामे का एक मामला है। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के लिए इंतखाबात 21 जुलाई को होने हैं, लेकिन इंतखाबात से पहले ही आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीतने की ख्वाहिश खूनी तसादुम अख्तियार कर गई है। इख्तलाफात, इल्ज़ामात और सियासत के बाद सूरत हाल गोलियों, लाशों तक जा पहुंची है। आज मुजफ्फराबाद में झंडा लगाने के मामले पर 2 सियासी जमातों के तसादुम में फायरिंग से एक सियासी कारकुन हलाक हो गया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं का इल्जाम है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की फायरिंग से उनका साथी हलाक हुआ। ताज़ा हलाकत के साथ ही एक हफ्ते पहले शुरू हुए तसादुम में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 3 हो गई। हफ्ता 9 जुलाई को हल्का LA 16 हवेली में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों में तसादुम के दौरान नून लीग के उम्मीदवार असम्बली चौधरी अजीज गोली लगने से जख्मी हो गए थे, जिसके बाद पूरे हल्के में हालात बहुत ही कशीदा हो गए। चौधरी अजीज के जख्मी होने और इसके बाद बाजार मुकम्मल तौर पर नजर आतिश करने, दर्जनों गाड़ियों के जलाने के वाकयात सामने आए। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी और मकामी इंतजामिया को वाक़े का जिम्मेदार ठहराया गया। आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बंदूक का इस्तेमाल किया गया, गोली का इस्तेमाल किया गया है। पहले
आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद साहब, जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने गाली का इस्तेमाल शुरू किया और अब उनकी गाली गोली में तब्दील हो चुकी है। जवाब में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने नून लीग पर जवाबी हमले किए। इस मर्तबा वफाक में हुकूमत में होने के बावजूद PMLN को ये यकीन है कि कश्मीर में वो बुरी तरह से इलेक्शंस हारने जा रहे हैं, लिहाजा उन्होंने अपने वसाइल का इस्तेमाल शुरू किया, अपनी जो ब्यूरोक्रेसी तैनात की हुई है उन्होंने कश्मीर के अंदर उसका इस्तेमाल शुरू किया, जो पुलिस है कश्मीर में चूँकि IG वफाकी हुकूमत लगाती है उसका इस्तेमाल शुरू किया, और गैर कानूनी तौर पर वहाँ जो हथकंडे होते हैं वो इख्तियार करना शुरू किए हैं। वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि कश्मीर के इलेक्शन में खून खराबा हो, वो चाहती है कि कश्मीर में हालात ख़राब हों ताकि ये इंतखाबात किसी तरह से वो मुलतवी कराएं, इसलिए कि वो जीतने की पोजीशन में नहीं है। आज़ाद कश्मीर में अफसोसनाक सूरत हाल है। मामला असल में क्या है, हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद साहब से। परवेज़ रशीद साहब, जब हुकूमत की बात सुने तो लगता है सारा कसूर दूसरी सियासी जमातों का है। दूसरी सियासी जमातों का मौक़िफ़ देखें तो उनसे लगता है कि हुकूमत का सारा कसूर है। तो आपको नहीं लगता कि इस मामले में जो तसादुम हो रहा है, बहरहाल आपकी जमात जो कि वफाकी हुकूमत में है उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है अमन अमान बरकरार रखने में, इस तरह माहौल बनाने में कि तसादुम ना हो? यकीनन अमन व अमान को बरकरार रखने में जो ज़िम्मेदारियाँ वफाक की हैं और जो ज़िम्मेदारियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं, उन्हें पूरा करना हमारे फ़राइज़ में शामिल है और इंशाअल्लाह ताला हम उन्हें पूरा करेंगे। आज भी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार साहब ने मुझे इत्तला दी है कि वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के साथ, जिसमें पाकिस्तान आर्मी है, रेंजर्स हैं, वफाक की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, उनके साथ मुकम्मल मामलात तय किए गए हैं कि इंतखाबात के दौरान वो अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे और पुरअमन इंतखाब के इनकाद के लिए ड्यूटी पर मौजूद होंगे और इंतखाबात को पुरअमन तरीके से मुनक्किद करने के लिए वफाक अपनी पूरी ज़िम्मेदारी पूरी करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि अमन व अमान सूबाई मामला होता है और रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर में ये रियासत का मामला है और रियासत में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तमाम पुलिस अफसरान उन्हीं के तैनात किए हुए हैं और वही पुलिस अफसरान तमाम ज़िलों में अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं जिन्हें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने मुकर्रर किया है, सवाए IG साहब के जिन्हें वफाक मुकर्रर करता है। लेकिन ज़िले और थाने की सतह पर जो अफसरान हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो उसी तसलसल में चल रहे हैं जिनकी तैनातियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी और आज भी वहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, वज़ीर आज़म उनके हैं, वज़रा उनके हैं, इंतज़ामिया उनके कंट्रोल में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी वहाँ पे अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर, माफ़ कीजिएगा, आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है और अमन कायम रखना, लोगों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का काम है। चूँकि इंतखाब में अब सिर्फ कह दिया परवेज़ साहब, ये फरमाएगा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जाएंगे क्या आज़ाद कश्मीर, वहाँ जलसा करेंगी क्या? अभी तक इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है और इसी से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि 2011 में जब इंतखाबी मुहिम चली थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी वहाँ पे तशरीफ़ ले जाते रहे, वज़ीर दाखिला, वज़ीर अमूर कश्मीर, दूसरे तमाम वज़रा भी वहाँ पे तशरीफ़ ले जाते रहे और सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जाते रहे। अभी हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन के तौर पर वहाँ ज़रूर जाते हैं, लेकिन ना सरकारी गाड़ी साथ लेके जाते हैं, ना सरकारी अमला साथ लेके जाते हैं, ना सरकारी वसाइल को हमने वहाँ पे इस्तेमाल किया है। हमने सियासी कारकुन के तौर पर और सियासी जमात के तौर पर अपना इंतखाबी मंशूर लोगों तक पहुँचाया है। और एक बात मैं आपके इल्म में ले आऊँ जो रिकॉर्ड की बात है, पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम के लिए 11 जनवरी को मैं, बरजीस ताहिर साहब और डॉक्टर आसफ करमानी
आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुए थे 11 जनवरी को। और अगर आप 11 जनवरी के अखबारात उठा के देखेंगे तो उसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी साहब, जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनका 6 सुर्खियों के साथ ये बयान छप चुका था कि जो वफाकी वज़रा यहाँ आएंगे उनकी लाशें वापस जाएंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद का बयान कल आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने ये धमकी दी है कि जो भी आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के लिए आए, खा वो वज़ीर आज़म हो, खा वो कोई वज़ीर हो, उसको गोली मार दी जाए, मैं इसका खुद जिम्मेदार हूँगा। तो तशद्दुद के बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, ये बेहतर ना होता कि अगर आपकी जमात और दीगर सियासी जमातें पहले से बैठ के बात कर लेती, जिस तरह आप अक्सर मामलात में अच्छी गुफ्तगू करते भी हैं, तो ये तसादुम ना होता, लोगों की जानें वहां ना जाती। बिल्कुल, ये पेशकश मैंने की थी। मैं खुर्शीद शाह साहब से भी उस ज़माने में इस हवाले से हमने मुलाकात की थी। खुर्शीद शाह साहब ने उसमें बहुत ज़िम्मेदारी का रवैया भी इख्तियार किया था, किरदार भी अदा किया था। आज़ाद कश्मीर की क़ियादत को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत को बिठा के उन्होंने दोनों तरफ की बात भी सुनी थी। कुछ दिन मामलात अच्छे रहे, लेकिन फिर आज़ाद कश्मीर में जो मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो काबू से बाहर होते चले गए। हम कोशिश करते रहे और इसीलिए आज भी मैं एक इंतहाई एहतियात से गुफ्तगू कर रहा हूँ कि वफाक अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेगा और वफाक के अदारे इंतखाब के दिन अपनी ड्यूटी पर मौजूद होंगे और इंशाअल्लाह ताला इंतखाब पुरअमन माहौल में होगा। बहुत शुक्रिया आपका परवेज़ रशीद साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज़। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू कर रहे थे। आगे खबर ऐसे मंजर की है जिसमें सड़कों पर हर तरफ लाशें थी, बच्चे दम तोड़ चुके थे और उनके खिलौने लावारिस पड़े थे। ये अफसानवी बातें नहीं हैं। फ्रांस के जनूबी शहर नीस के वो मनाजिर हैं जो कल देखने को मिले। ये सब कुछ उस दिन हुआ जब फ्रांसीसी अपने कौमी दिन बैस्टिल डे का जश्न मना रहे थे। रात के 11 बजे थे, कौमी दिन की तकरीबात जारी थी, आतिशबाजी का मुजाहरा हो रहा था, लोग हसीन मनाजिर का लुत्फ ले रहे थे और एक तेज रफ्तार ट्रक गुजरता है और पल भर में मंजर ही बदल देता है। लोग हैरान हैं और देखते रह जाते हैं कि ट्रक लोगों को कुचलता चला जा रहा है। 2 किलोमीटर तक लोगों पर चढ़ता और कुचलता गया। वहां मौजूद लोगों पर फायरिंग भी की गई। वाकई में 80 से ज्यादा लोग जान से गए, दर्जनों जख्मी हो गए और इस दौरान पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। ये वाकया जिस कदर अफसोसनाक है उतना ही हैरानकुन और तशवीश का सबब भी है। जानों के नुकसान का दुख अपनी जगह, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों का तरीका अनोखा है और बहुत ही खतरनाक था कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। अब लोग ट्रक को देखकर खौफजदा होंगे। दहशत गर्दों के लिए इस तरह की बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल मामूल बन गया तो इंसानी अलमिये से निपटना बहुत ही मुश्किल होगा। 9/11 के बाद ये दूसरा वाकया है जिसमें दहशत गर्दी की कार्रवाई का ऐसा तरीका चुना गया है कि कोई गुमान भी नहीं कर सकता था। यानी शाहिदीन कहते हैं कि जब उन्होंने ट्रक को लोगों पर चढ़ते देखा तो पहले समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। लोग इसे हादसा समझ रहे थे। हादसे के दौरान लोगों ने जो मनाजिर देखे उन्हें सुनकर अपने सीने में दिल रखने वाला हर शख्स इंतहाई तकलीफ महसूस कर रहा है। एक ऐनी शाहिद ने कहा कि उसने गोलियों की आवाज़ सुनी, लोग बस गिर रहे थे और फिर लोग भागने लगे। ये बहुत ही बुरा था और वो नहीं चाहता था कि वो किसी दूसरे मुल्क में अपनी ज़िंदगी गंवा दे। उसने कहा कि वो यहाँ यूरोप में मरने के लिए नहीं आया था। ऐनी शाहिद मिस्टर पॉल ने इस ख़ानदान के बारे में बताया जो उस सड़क को पार कर रहे थे जो लाशों से ढकी हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक माँ को देखा जो अपने बच्चे की आंखों को ढांप रही थी और ये कह रही थी कि इन्हें बंद रखो। वालिद ने छोटे बच्चे को गोद में ले लिया और उसकी टी-शर्ट में उसका चेहरा छुपा दिया ताकि वो कुछ देख ना सके। आंखों देखा हाल बताते हुए लोगों ने ये कहा कि उन्होंने वो मंजर देखा है जब ट्रक सड़क पर लोगों को कुचल रहा था तो वालिदैन अपने बच्चों को सड़क पर लगी जालियों के बाहर फेंक रहे थे ताकि उनके बच्चे किसी तरह जिंदा बच जाएं। इस हादसे में 50 के करीब बच्चे जख्मी हुए। ये दहशतगर्दी का वाकया जहां दुनिया को रुला गया वहीं आम भी दे गया है कि दहशतगर्दी का खतरा पूरी दुनिया में कम होने के बजाय बढ़ रहा है, जिससे आलमी बिरादरी को मिलकर निपटना होगा। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। पीर से शाहजेब खानजादा अपने प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए।